Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about infeasibility and unboundedness condition of linear programming problem. ये हमने एक मिक्स अप प्रॉब्लम ली है, यानी अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की वो या तो लेस देन और इक्वल टाइप वाली थी या ग्रेटर देन और इक्वल टाइप वाली। लेकिन अब ये देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मैक्सिमाइज किया है। दो कंस्ट्रेंट है, एक जो फर्स्ट वाली है वो लेस वाली है और सेकंड वाली जो है वो ग्रेटर वाली है। तो इसका सलूशन हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मसलन जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है जो कि लेस देन वाली है, उसमें तो आपको पता है कि लेस देन वाली में तो हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। उसमें स्लैक वेरिएबल हमने ऐड कर लिया S1। सेकंड वाली जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टाइप वाली है। तो उसमें से हमें क्या करना पड़ना है, एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट, यानी एक नेगेटिव स्लैक वेरिएबल लिखना पड़ना है या सरप्लस वेरिएबल हमें लिखना है। यानी एक पॉजिटिव वेरिएबल को क्या करना है, हमें लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करना है ताकि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों जो हैं ये इक्वल हो जाए। हमने क्या किया असल में कि ऐड किए स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। अब एक S1 हमने लिखा, एक S2 लिखा, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट जो है वो हमने 0 0 लिख लिए। यानी अगर मैं उससे ये टेबल जनरेट करूँ इस प्रॉब्लम से, तो मेरे पास टोटल 4 वेरिएबल है, x, y, S1 और S2। एक सरप्लस है, एक स्लैक वेरिएबल है। तो क्या मैं इससे प्रोसीड कर सकूँगा? ये टेबल लिखा है मैंने। अब एक स्लैक था, एक सरप्लस था। ये S1 आपका स्लैक था, S2 सरप्लस वेरिएबल था। तो सरप्लस के लिए आपको पता है कि जो कोफिशिएंट होता है वो -1 होता है। तो ये चूँकि हमें बेसिक लेने हैं, जो हम खुद से ऐड करते हैं, इनको बेसिक लेना है, तो इनके बदले देखें कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है या नहीं। ये S1 के नीचे 1 0 ये तो ठीक है, लेकिन S2 के नीचे 0 -1 आ रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या कि हमें इस नेगेटिव 1 की जगह जो है वो +1 चाहिए। तो +1 पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ बिग एम में भी, 2 फेज़ मेथड में भी, कि जब आप नेगेटिव स्लैक यानी सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करेंगे तो आपको फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो ये मैंने फिर उसमें सेकंड कंस्ट्रेंट में, क्योंकि सेकंड में मैंने लिया था नेगेटिव स्लैक वेरिएबल जिसको हम सरप्लस भी कहते हैं, तो इसमें मुझे फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना पड़ना है। ये मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या मैं इसे बिग एम से कर सकता हूँ या 2 फेज़ से कर सकता हूँ। लेकिन 2 फेज़ से जो है वो आइट्रेशन ज़्यादा करना पड़ती हैं, वो लेंथी हो जाएगा। मैं इसे बिग एम से परफॉर्म कर रहा हूँ। उस वजह से फिर क्योंकि मुझे एक ही जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल लेना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही सिर्फ एक कंस्ट्रेंट में थी, तो उसे मैंने फिर A1 या A2 नहीं लिखा, सिर्फ A लिख ली है। और बिग एम से जब मैं करूँगा तो मुझे इसका कोफिशिएंट जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो M लिखना है। अब M लिखना है या -M लिखना है वो डिपेंड करता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज पे। अगर मिनिमाइज का हो तो मुझे +M लिखना होता है, और अगर मैक्सिमाइज का हो तो फिर -M लिखना होता है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इससे हम टेबल ड्रा करते हैं। ये टेबल बना लिया। तो जिनके बदले आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा था, मसलन ये S1 के नीचे देखें 1 0 और A के नीचे देखें 0 1। एक ये आपका कॉलम है 1 0, एक ये है 0 1। ये आपको आइडेंटिटी मिल रही है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे S1 और A लिखना है, वो हमने लिख लिए। S1 के लिए कोफिशिएंट था 0, जबकि A के लिए कोफिशिएंट था -M। इसी तरह से इनके जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट थे वो लिखे। ये कंस्ट्रेंट में जो कोफिशिएंट हैं इन वेरिएबल्स के लिए वो लिख लिए। सबसे पहला काम हमने क्या किया, ZJ फाइंड किया। ZJ हम बार बार फाइंड कर चुके हैं,
अब तो आपको ये तरीकाकार आ चुका होगा। करना क्या होता है कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं बेसिक वेरिएबल्स की, इनको आपने क्या करना होता है, इन सेलेक्ट जो भी आप मसलन जी आप यहाँ पे एंट्री लिख रहे हैं फर्स्ट कॉलम के लिए, तो आपने इस कॉलम की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ है इनको इन कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल की एंट्री से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस m माइनस 3m, तो ये माइनस 3m आया। इसी तरह से आपने ये बाकी परफॉर्म की, ठीक है। उसके बाद सी जे माइनस जी जे, ये सी जे है, ये जी जे अभी आपने फाइंड किया, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आपने ये लिख ली। अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमाइज का, तो आपने क्या करना है, जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसको आपने एज अ एंट्रेंट वेरिएबल सेलेक्ट करना है। तो m आपका चूंकि एक बहुत बड़ा नंबर है, बिग m में आपने m जो है वो बहुत बड़ा नंबर लेना होता है, तो वो बहुत बड़ा नंबर है। मसलन अगर आप उसे 10 लाख ले लेते हैं तो यहाँ पे वो क्या बनेगा 10 लाख, और यहाँ पे वो 30 लाख बन रहा होगा। तो मैक्सिमम तो यही है, यानी वो एंट्रेंट वेरिएबल होगा जहाँ पे m का कोफिशिएंट जो है वो मोस्ट पॉजिटिव होगा। तो मोस्ट पॉजिटिव कोफिशिएंट m का ये है, तो ये आपका एज अ एंट्रेंट वेरिएबल सेलेक्ट होगा। उसके बाद आपने वही काम करना है कि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनको आपकी ये जो सिलेक्टेड कॉलम होगा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज पे डिवाइड करेंगे, उसमें रेशो कॉलम है, फिर देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी और मिनिमम भी है, उसको आप एज अ लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्टेड कॉलम और सिलेक्टेड रो की जो कॉमन एंट्री होगी उसको आप पिवट एलिमेंट कहेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, पिवट को 1 बनाना है, पिवट की मदद से उसके ऊपर नीचे जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको 0 करना है, एंड सो ऑन। यानी ये बार बार जो है वो तरीकाकार आपको अप्लाई करना पड़ना है। तो ये देखें हमने इसे एंट्रेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें ये लिविंग वेरिएबल भी मिल गया, लिविंग वेरिएबल भी मिल गया, एंट्रेंट भी मिल गया, जिसका मतलब ये जो 1 है ये आपका पिवट एलिमेंट है, ये हमने इसे हाईलाइट कर लिया। अब इसे 1 बनाना है तो ये पहले से 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये एंट्री आपकी यहाँ पे सेकंड आइट्रेशन में आ जाएगी। और इस 1 की हेल्प से आपने क्या करना है, इस 3 को 0 करना है, तो चेंज आपकी आएगी R2 में। आप ऑपरेशन लिखेंगे R2 माइनस 3R1, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे सेकंड रो भी लिख लेंगे। ये हमने यहाँ पे लिख ली हुई है। अब हमें दोबारा से ZJ फाइंड करना है। ZJ के बाद हमें CJ माइनस ZJ फाइंड करना है। उसके बाद देखना है कि एंट्रेंट वेरिएबल मिलता है या नहीं मिलता। ये ZJ भी कर लिया, CJ माइनस ZJ भी फाइंड कर लिया। अब देखें यहाँ पे आपको एंट्रेंट वेरिएबल नहीं मिल रहा। जो आपके पास बेसिक हैं x और a, उनके बदले तो आपके पास ये 0 0 हैं। इनके अलावा आपके पास 3 एंट्रीज़ हैं, वो तीनों जो हैं वो नेगेटिव हैं। ये m चूँकि बहुत बड़ा नंबर है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एंट्रेंट वेरिएबल नहीं है। तो ये याद रखें कि जब आप बिग M या 2 फेज़ का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एंट्रेंट वेरिएबल ना हो, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका अभी तक बेसिक वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहा हो, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसी सिचुएशन को कहते हैं इनफिजिबिलिटी। इनफिजिबिलिटी कब क्रिएट होती है, जब आपके पास एंट्रेंट वेरिएबल मौजूद ना हो, जबकि आर्टिफिशियल वेरिएबल अभी तक बेसिक वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहा हो, तो फिर उस प्रॉब्लम का आपको सलूशन नहीं मिलता। अब इसकी आपको समझ नहीं आएगी। इसको समझने के लिए हमें इसको फिजिबली जो है वो ड्रा करना पड़ना है, यानी यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड का सहारा लेते हैं। इन दोनों कंस्ट्रेंट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका सलूशन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। ये देखें, ये मैंने उन दोनों कंस्ट्रेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। मेरे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट थी 3x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 3, तो मैंने इसे क्या किया, इक्वेशन में कन्वर्ट किया। तो मेरे पास इक्वेशन बनी x, ये
3x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये सेकंड वाली जो है, और दूसरी है x प्लस 4y इक्वल टू 3, क्योंकि वहाँ पे मैंने इक्वेशंस को ड्रा किया है। उसके बाद हम देखेंगे इनक्वालिटी को कि कौन सा पोर्शन शामिल होगा और कौन सा नहीं होगा। लेकिन पहले नंबर पे हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो इक्वेशन की करते हैं। अगर वो ग्रेटर वाली कंस्ट्रेंट है या लेस वाली है तो उसको हम वक्ती तौर पे क्या करते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड में आप देख चुके हैं। ये एक आपको ये कंस्ट्रेंट मिलेगी x प्लस 4y इक्वल टू 3, एक मिलेगी 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। ये दोनों जो है उनके लिए हमने ग्राफ ड्रा कर ली। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये आपकी ये एक्सिस की लाइन जा रही है, एक्स एक्सिस की। तो चूंकि दी गई प्रॉब्लम के मुताबिक आपके डिसीजन वेरिएबल दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ग्राफ जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है आपका एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट ये दोनों ज़ीरो पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें देखें ये आपका वाई एक्सिस चल रहा है, ये जिस पे आपको एंट्रीज नज़र आ रही हैं 0, 5, 10, 15, और ये जो डॉटेड लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। इस डॉटेड लाइन से ऊपर और इस लाइन से इस साइड पे जो पोर्शन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें देखें ये लाइन जो ब्लू है ये शो कर रही है सेकंड कंस्ट्रेंट को 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, और ये फर्स्ट है। और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं ये चौथे क्वाड्रेंट में जाके हो रही हैं, इस डॉटेड लाइन से नीचे, यानी ये आपकी एक्सिस लाइन है। और एक्सिस लाइन से ऊपर जो है वो पोर्शन होता है पॉजिटिव साइड पे जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उससे नीचे होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये इंटरसेक्ट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रही है। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आपने इनकी देख ली। अब चूंकि ये तो हमने सिर्फ ग्राफ ड्रा किए इक्वेशंस के, लेकिन ये तो इनक्वालिटीज़ थी, एक ग्रेटर वाली थी एक लेस वाली थी। अब इनको हम एक को लेस कंसिडर करते हैं जो कि क्वेश्चन के मुताबिक हमें दी गई है, और एक को ग्रेटर कंसिडर करते हैं, और फिर देखते हैं कि इनका कौन कौन सा पोर्शन जो है वो शामिल है। मसलन ये जो 3x प्लस वाई है ये थी आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, 3x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 12। जब ग्रेटर वाली होगी तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ये वाला पोर्शन शामिल होगा साथ, ये ठीक है। और जब इसकी बात करें x प्लस 4y इक्वल टू 3, यानी ये है आपके पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट और ये लेस वाली थी। लेस वाली के लिए हम जब इक्वल है फिर तो ये लाइन है, ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है, और जब लेस वाला पोर्शन है तो इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन ऑरिजिन तक ये जो है ये इसमें शामिल है। तो अब देखें इन दोनों में ये पोर्शन जो है ये अबव द दिस लाइन है, और ये पोर्शन जो है ये बिलो द दिस लाइन है, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ तक, ठीक है, और ये यहाँ तक है। इन दोनों में से कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं है, यानी आपको जो है वो फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा। तो जब फिजिबल रीजन ना हो तो फिर आपको सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिलता। जैसा कि यहाँ देखिए ये है आपके पास वो पोर्शन 3x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 12 वाला, और ये पोर्शन है आपके पास x प्लस 4y लेस दैन इक्वल टू 3 वाला, ये जो ब्लूस है, और ये ग्रीन वाला 3x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 12। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिजिबल रीजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिजिबल रीजन नहीं है तो इस प्रॉब्लम का सलूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनफिजिबिलिटी। इसके लिए जो सलूशन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये तो ग्राफिकली हमने देख लिया, आपको फिजिबली इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन अगर आप इसको टेबलर फॉर्म में कर रहे हैं जैसा कि हमने इसको बिग एम से किया, तो उस वक्त इसकी निशानदेही कैसी होती है कि जब आपके पास एंटरिंग वेरिएबल मौजूद ना हो लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका एज अ बेसिक वेरिएबल मौजूद हो, तो उसको कहते हैं इनफिजिबिलिटी। अब एक और हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया यहाँ पे। इसके लिए भी कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमा इज इक्वल 4x प्लस 3y सब्जेक्ट टू x माइनस 6y लेस दैन इक्वल टू 5।
ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट, और सेकंड जो है वो 3x लेस देन इक्वल टू 11, यानी दोनों लेस वाली कंस्ट्रेंट है। तो बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो चूंकि दोनों लेस वाली हैं तो हमें क्या करना है, इन दोनों में स्लैक वेरिएबल ऐड करने हैं। स्लैक वेरिएबल ऐड करने के बाद हम इनसे सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, सिंप्लेक्स एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं कि हमें सोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता। ये हमने स्लैक वेरिएबल ऐड कर लिए, एक आर और एक एस, लेस वाली थी दोनों कंस्ट्रेंट, और आर और एस दोनों पॉजिटिव है। इन दोनों की कंट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ज़ीरो कोएफिशिएंट के साथ। ये हमने टेबल ड्रा कर लिया, टेबल ड्रा किया, फिर जी फाइंड किया उसी प्रोसीजर से जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। फिर सी जे माइनस जी जे रो फाइंड की। इसके बाद चूँकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमाइज का है तो सी जे माइनस जी जे रो के अंदर आपने मोस्ट पॉजिटिव एंट्री जो है एज अ एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट करनी है। तो ये आपने एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया। जब एंटरिंग वेरिएबल आपने सेलेक्ट कर ली है तो अगला काम आपको वही करना है, राइट हैंड साइड को आपने इस सिलेक्टेड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज पे डिवाइड करना है। 5 1 पे डिवाइड होगा तो 5, 11 3 पे डिवाइड होगा तो 3.67। दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों में मिनिमम ये है तो ये लिविंग वेरिएबल। अब ये आपकी सेकंड रो जो है ये सिलेक्टेड है, फर्स्ट कॉलम आपका सिलेक्टेड है, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट ये 3 है। तो ये पिवट एलिमेंट है, इसको आपने क्या करना है, 1 करना है। ये जब 1 हो जाएगा यानी आपको क्या करना पड़ना है, सेकंड रो को 3 पे डिवाइड करना है। 1 हो गया, इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है। तो ये भी 1 होगा, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। वेरिएबल आपका एंटर x होगा, लीव आपका s होगा, r आपका ऐसे ही रहेगा। ये पिवट एलिमेंट अभी हमने लिखा है, ये देखें, r आपका वैसे ही, s आपका लीव हो गया, x आपने एंटर कर लिया। अब आप दोबारा से क्या कर रहे हैं, जी जे फाइंड कर रहे हैं और सी जे माइनस जी जे फाइंड कर रहे हैं, और मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल रही है ये। जब आपने इसे एंटरिंग वेरिएबल के तौर पे सिलेक्ट किया, राइट हैंड साइड में आपके पास एक एंट्री है 4/3, दूसरी है 11/3। तो 4/3 को जब आप इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री पे डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। और जब 11/3 को 0 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो अनडिफाइंड इन्फिनिटी मिलेगा। तो दोनों सूरतों में आपके पास लिविंग वेरिएबल मौजूद नहीं होगा। लिविंग वेरिएबल के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक तो वो पॉजिटिव हो, और अगर एक से ज़्यादा पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन सब में मिनिमम हो। लेकिन अब देखें कि 4/3 को जब -6 पे डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव, वो लिविंग वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर 11/3 को आप 0 पे डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, वो भी लिविंग वेरिएबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फिर देयर इज़ नो थीटा हेयर, यहाँ पे थीटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी लिविंग वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जबकि एंटरिंग वेरिएबल मौजूद है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एंटरिंग वेरिएबल है, लिविंग वेरिएबल नहीं है, तो एल्गोरिथम टर्मिनेट तो ना हुआ। इस टाइप की प्रॉब्लम, अगर आपके पास एंटरिंग वेरिएबल मौजूद हो लेकिन लिविंग वेरिएबल मौजूद ना हो, उसे कहते हैं अनबाउंडेडनेस। ये भी आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा, इसको भी हम ग्राफिकली चेक करते हैं। उसी तरह से हम पहले क्या करेंगे, दोनों कंस्ट्रेंट जो कि लेस वाली थी उन दोनों को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उनके लिए जो है वो ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। एक कंस्ट्रेंट थी आपके पास 3x लेस देन और इक्वल टू 11, इसको हमने 3x इक्वल टू 11 लिख लिया। दूसरी कंस्ट्रेंट थी आपके पास x माइनस 6y लेस देन और इक्वल टू 5, लेकिन इसको भी हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। तो इसका ग्राफ ये आपको मिल रहा है। और दूसरी जो है, क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल x की वैल्यू तो है 11/3 जो कि यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट की हुई है, और y इसमें इंडिपेंडेंट है, इस वजह से
यानी y की जो मर्ज़ी वैल्यू हो उसके बदले x जो है वो आपका 11/3 है। तो ये आपको ये सीधी लाइन 3x = 11 का ग्राफ मिलेगी। इसी तरह से इसके लिए ग्राफ ये है। तो अगर हम ये तो अभी हमने इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी इक्वेशंस की, अगर हम इसको भी लेस और इक्वल लिखते हैं जो कि असल कंस्ट्रेंट थी, तो जब लेस करते हैं तो इससे इस साइड वाला सारा पोर्शन जो है अप टू ऑरिजिन इंक्लूड होगा। इसको भी जब हम लेस लिखेंगे तो इसका भी इस साइड वाला सारा पोर्शन जो है वो इंक्लूड होगा। तो दोनों का कॉमन पोर्शन आपको ये मिलेगा। और इसकी चूंकि आपके पास लिमिट ही कोई नहीं, ये तो इनफाइनाइट जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, ये भी आपको फिजिबल रीजन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जब फिजिबल रीजन नहीं होगा तो आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है इसलिए इसे कहते हैं अनबाउंडेडनेस, जैसा कि इस फिगर में आप ये देख लें, ये पोर्शन होगा इन दोनों का कॉमन, लेकिन ये चूँकि क्लोज नहीं है, फिजिबल रीजन नहीं है, जिस वजह से आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन भी नहीं मिलेगा। इस वजह से इसको कहते हैं हम अनबाउंडेडनेस। अनबाउंडेडनेस को अगर आप टेबुलर फॉर्म में देखें तो आपके पास उसके लिए एंटरिंग वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा होता है, जबकि लीविंग वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। अल्लाह हाफिज़।